नमस्कार। आप सभी का इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मोहन राकेश को हम ज़्यादातर उनके नाटकों से पहचानते हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। बीए और एमए के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में ज़्यादातर हम इनके नाटकों को ही पढ़ते हैं। इन्होंने नाटक तो केवल 3 ही लिखे, पर वे तीनों नाटक हिंदी नाटक विधा में आज भी शीर्ष स्थान पर हैं। वास्तव में मोहन राकेश बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार थे। नाटक हो या उपन्यास, कहानी हो या यात्रा साहित्य, निबंध, डायरी, आत्मकथा, असल में प्रत्येक विधा को इन्होंने समृद्ध किया है। मोहन राकेश जी ने कुल 66 कहानियाँ लिखीं और आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ उनकी लोकप्रिय कहानी सुहागिनें। इस कहानी में लेखक दर्शाते हैं कि शिक्षित हो या अशिक्षित, मालकिन हो या नौकरानी, परिवार के लिए अपनी अपनी आकांक्षाओं को किनारे कर ये दोनों सुहागिनें अपने अपने कर्तव्य का पालन करती हैं। कैसे? आइए सुने कहानी सुहागिनें। कमरे में दाखिल होते ही मनोरमा चौंक गई। काशी उसकी साड़ी का पल्ला सिर पर लिए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। उसके होठ लिपस्टिक से रंगे थे और चेहरे पर बेहद पाउडर पुता था, जिससे उसका सांवला चेहरा डरावना लग रहा था। फिर भी वह मुग्ध भाव से शीशे में अपना रूप निहार रही थी। मनोरमा उसे देखते ही आपे से बाहर हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या कर रही है? काशी ने हड़बड़ाकर साड़ी का पल्ला सिर से हटा दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास से हट गई। मनोरमा के गुस्से के तेवर देखकर पल भर तो वह सहमी रही, फिर अपने स्वांग का ध्यान होने से हंस दी। बहन जी, माफ़ कर दें, उसने मिन्नत के लहजे में कहा। कमरा ठीक कर रही थी, शीशे के सामने आई तो बस ऐसे ही मन कराया। आप ना मेरी तनख्वाह से पैसे काट लेना। तनख्वाह में से पैसे काट लेना? मनोरमा और भी भड़क उठी। 15 रुपये तनख्वाह है और बेगम साहब 6 रुपये लिपस्टिक के कटवाएंगी। कम वक्त, रोज़ प्लेटें तोड़ती है। मैं कुछ नहीं कहती। घी, आटा, चीनी चुरा कर ले जाती है और मैं देख कर भी नहीं देखती। सारा स्टाफ शिकायत करता है, कुछ काम नहीं करती, किसी का कहा नहीं मानती। कमेटी के मेंबर अलग मेरी जान खाते हैं कि इसे दफ़ा करो, और यह मुझे यह बदला देती है। 40 की होने को आई मगर चाह अब भी बाकी है। मनोरमा फिर बड़बड़ाई। सिर को झटक कर उसने आंखें मूंद लीं। दिन भर की स्कूल की बकझक से दिमाग वैसे ही खाली हो रहा था। शरीर भी थका था। वह उस समय पब्लिक लाइब्रेरी का बड़ा राउंड लगाकर आई थी। निकली यह सोचकर थी कि घूमने से मन में कुछ ताजगी आएगी, मगर लौटते हुए मन पर अजब भारीपन छा गया था। बुझे मन से क्वार्टर की सीढ़ियाँ चढ़ी तो यह माजरा सामने आ गया। उसने आंखें खोली तो काशी को उसी तरह खड़ी देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब खड़ी क्यों है? जा यहाँ से। बहन जी, हाथ जोड़ रही हूँ, माफ़ कर दो। उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। तुझसे कह दिया है ना कि इस वक्त चली जा, जा, मुझे तंग ना कर, कहकर मनोरमा खिड़की की तरफ चली गई। काशी भी उठकर खड़ी हो गई। काशी ने कहा, चाय बना दूँ? घूमकर थक गई होंगी। तू जा, मुझे चाय वाय नहीं चाहिए। तो खाना ले आऊँ? मनोरमा कुछ न कहकर मुँह दूसरी तरफ किए रही। बहन जी, मिन्नत कर रही हूँ, माफ़ कर दो ना। मनोरमा चुप रही। सिर्फ उसने सिर को हाथ से दबा लिया। सिर में दर्द है तो सिर दबा देती हूँ। काशी अपने हाथ पल्ले से पोंछने लगी। तुझसे कह दिया है, जा, मेरा सिर क्यों खा रही है? मनोरमा ने चिल्लाकर कहा। काशी चोट खाई सी पीछे हट गई। पल भर अवाक भाव से मनोरमा की तरफ देखती रही, फिर निकलकर बरामदे में चली गई। वहाँ से कुछ कहने के लिए मुड़ी, मगर बिना कहे चली गई। मनोरमा को लगा इसमें सारा कसूर उसी का है, और कोई हेड मिस्ट्रेस होती तो कब का इस औरत को निकाल कर बाहर करती। काशी भी ना उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाती है। उसके बच्चों की भी वह कितनी शैतानियाँ बर्दाश्त करती है। दिन भर उसके क्वार्टर की सीढ़ियों पर शोर मचाते रहते थे और स्कूल के कंपाउंड को गंदा करते रहते थे। कुछ देर वह छत की तरफ देखती रही, फिर उठकर बरामदे में चली गई। उसने मुंडेर के खंभे पर हाथ रख लिया। अहाते में खुली चांदनी फैली थी।
देवदार का घना जंगल जैसे ठंडी चांदनी के स्पर्श से सिहर रहा था। वैसे बिल्कुल सन्नाटा था। काशी के क्वार्टर में इस वक्त इतनी खामोशी कभी नहीं होती थी। आमतौर पर 9-10 बजे तक उसके बच्चे चीखते चिल्लाते रहते थे। उस समय लग रहा था जैसे उस क्वार्टर में कोई रहता ही ना हो। रोशनदान में गत्ते लगे रहने से यह भी पता नहीं चल रहा था कि अंदर लालटेन जल रही है या नहीं। मनोरमा ने खंभे को और भी अच्छी तरह थाम लिया, जैसे उसके पास बस वही एक आत्मीय हो। मनोरमा ने आवाज़ दी, कुंती। उसकी आवाज़ को भी हवा दूर, बहुत दूर ले गई। जंगल की सरसराहट फिर एक बार बहुत पास चली आई। काशी के क्वार्टर का दरवाज़ा खुला और कुंती अपने में सिमटती सी बाहर निकली। मनोरमा ने सिर के इशारे से उसे ऊपर आने को कहा। कुंती ने एक बार अपने क्वार्टर की तरफ देखा और भी सिमटती हुई ऊपर चली आई। तेरी माँ क्या कर रही है? मनोरमा ने कोशिश की कि उसकी आवाज़ रूखी ना लगे। कुंती ने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ तो कर रही होगी। हाँ, वो रो रही है। कुंती ने कहा, क्यों क्यों रो रही है? कुंती चुप, मनोरमा भी चुप। पल भर रुक कर उसने पूछा, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? कुंती ने कहा, रात की बस से बापू को आना है। माँ कहती थी सब लोग उसके आने पर ही रोटी खाएंगे। मनोरमा के सामने जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। 3 साल के बाद उसका पति आ रहा है, अयोध्या। यह बात काशी उसे बता चुकी थी। तभी आज आईने के सामने जाने पर उसके मन में पाउडर और लिपस्टिक लगाने की इच्छा जाग आई थी। उसके बच्चे भी शायद इसलिए आज इतने खामोश थे। उनका बापू आ रहा था, बापू जिसे उन्होंने 3 साल से देखा ही नहीं था और जिसे शायद वे पहचानते भी नहीं थे, या शायद पहचानते थे। एक मोटी सख्त आवाज़ और तमाचे जड़ने वाले हाथों के रूप में। जा और अपनी माँ को ऊपर भेज दे, कहना मैं बुला रही हूँ। कुंती बाहें और कंधे सिकोड़े नीचे चली आई। थोड़ी देर में काशी ऊपर आ गई। उसकी आंखें लाल थी और वह बार बार पल्ले से अपनी आंखें पोंछ रही थी। मनोरमा ने उसे देखते ही कहा, मैंने जरा सी बात कह दी और तू रोने लगी? बहन जी, नौकर मालिक का रिश्ता ही ऐसा है। गलत काम करने पर जरा भी कुछ कह दो तो तू रोने लगती है। मनोरमा जैसे किसी टूटी हुई चीज़ को जोड़ने लगी। जा अंदर गुसलखाने से हाथ मुँह धोकर आ। मगर काशी आंखें पोंछती हुई वहीं खड़ी रही। मनोरमा एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां मसलने लगी। अयोध्या आज आ रहा है? काशी ने सिर हिला दिया। कुछ दिन रहेगा या जल्दी चला जाएगा? चिट्ठी में तो यही लिखा है कि ठेका उठाकर चला जाएगा। मनोरमा जानती थी अयोध्या की खानदानी ज़मीन पर सेब के कुछ पेड़ हैं बस, जिनका हर साल ठेका उठता है। पिछले साल काशी ने 125 में ठेका दिया था और उससे पिछले साल 150 में। पिछले साल अयोध्या ने उसे बहुत सख्त चिट्ठी लिखी थी। उसका ख्याल था कि काशी ठेकेदारों से कुछ पैसे अलग से लेकर अपने पास रख लेती है। इसलिए इस बार काशी ने उसे लिख दिया था कि ठेका उठाने के लिए वह खुद ही चला आए। रुपए पैसे के मामले में अब वह किसी की बात सुनना नहीं चाहती। 5 साल हुए, अयोध्या ने उसे छोड़कर एक दूसरी औरत कर ली है और उसे लेकर पठानकोट में रहता था। वहीं उसने एक छोटी सी दुकान डाल रखी थी। काशी को तो वह खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं भेजता था। मनोरमा ने कहा, सिर्फ ठेका उठाने के लिए पठानकोट से आ रहा है? आधे पैसे तो उसके आने जाने में निकल जाएंगे। काशी की आवाज़ फिर कुछ भीग गई। मैंने सोचा इस बहाने एक बार यहाँ हो आएगा और बच्चों से मिल लेगा। उसकी तसल्ली भी हो जाएगी कि आजकल इन सेबों का 150 से ज़्यादा कोई नहीं देता। मनोरमा हमदर्दी के स्वर में बोली, अजीब आदमी है। अगर सचमुच तू कुछ पैसे रख भी ले तो क्या हर्ज है? आखिर तो उसी के बच्चों को तो पाल रही है। चाहिए तो यह कि हर महीने वह तुझे कुछ पैसे भेजा करे। काशी की आवाज़ और भीग गई। बहन जी, मर्द के सामने किसका बस चलता है? तो तू उसने कहा क्यों नहीं कुछ?
कहते कहते मनोरमा ने अपने को रोक लिया। उसे याद आया कि कुछ दिन हुए एक बार सुशील की चिट्ठी आने पर काशी ने भी उससे इसी तरह की बातें पूछी थी, जो उस वक्त उसे अच्छी नहीं लगी थी। काशी ने कई सवाल पूछे थे। बाबूजी, आप इतना कमाते हैं तो उससे नौकरी क्यों कराते हैं? उनके अभी तक कोई बच्चे क्यों नहीं हुए? फिर क्या वह अपनी सारी तनख्वाह अपने पास रखती हैं या बाबूजी को भेजती हैं? तब उसने काशी की बातों को हंसकर टाल दिया था। मगर अपने अंदर उसे महसूस हुआ था कि उसके मन की कोई बहुत कमज़ोर सतह उन बातों से छू गई है और उसका मन कई दिन तक उदास रहा था। काशी ने पूछा, रोटी ले आऊं? नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मनोरमा ने काफ़ी मुलायम स्वर में कहा, जिससे काशी को विश्वास हो जाए कि अब वह बिल्कुल नाराज़ नहीं है। जब भूख लगेगी मैं खुद निकाल कर खा लूँगी। तू जा, अपने यहाँ का काम पूरा कर ले। आखिरी बस 9 बजे पहुँच जाती है। अयोध्या अब आने वाला ही होगा। काशी चली गई तो मनोरमा खंभे का सहारा लिए काफ़ी देर खड़ी रही। हवा तेज हो गई थी। उसे अपने मन में बेचैनी महसूस होने लगी। उसे वे दिन याद आए जब ब्याह के बाद वह और सुशील साथ साथ इन पहाड़ों पर घूमा करते थे। उन दिनों लगता था कि उस रोमांच के सामने दुनिया की हर चीज़ छोटी है। सुशील उसका हाथ भी छू लेता तो शरीर में एक ज्वार उठाता और रोया रोया उस ज्वार में बह चलता था। देवदार के जंगल की सारी सरसराहट जैसे शरीर में भर जाती थी। वह कल्पना में अपने को एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए देखती और पुलकित हो उठती। उसे आश्चर्य होता कि क्या सचमुच एक हिलती डुलती काया उसके शरीर के अंदर से जन्म ले सकती है। कितनी बार उसने कहा था कि वह उस आश्चर्य को अपने अंदर अनुभव करके देखना चाहती है, मगर सुशील इसके हक में नहीं था। वह नहीं चाहता था कि अभी कुछ साल वे एक बच्चे को घर में आने दें। उससे एक तो उसका फिगर खराब होने का डर था, फिर उसकी नौकरी का भी सवाल था। सुशील नहीं चाहता था कि वह नौकरी छोड़कर बस घर गृहस्थी के लायक ही रहे। साल 6 महीने में सुशील को अपनी बहन उम्मी का ब्याह करना था। 2 छोटे भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन दिनों उसके लिए एक एक पैसे की कीमत थी। वह कम से कम अगले 4-5 साल एहतियात से चलना चाहता था। हजार चाहने पर भी वह सुशील के सामने हठ नहीं कर सकी। वह किलकारियाँ सुनती और उसके कोमल शरीर के स्पर्श का अनुभव करती। ऐसे क्षणों में कई बार सुशील का चेहरा उसके लिए बच्चे का चेहरा बन जाता और वह उसे अच्छी तरह अपने साथ सुला लेती। उसका मन होता कि वह उसे थपथपाए और उसे लोरियां दे। सुशील की चिट्ठी आए इस बार बहुत दिन हो गए थे। उसने उसे लिखा भी था कि वह जल्दी जवाब दिया करे, क्योंकि उसकी चिट्ठी न आने से उसका अकेलापन असहनीय हो जाता है। कई दिनों से वह सोच रही थी कि क्या सुशील को इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि उसे कुछ पंक्तियां ही लिख दें। हवा का तेज झोंका आया। देवदारों की सरसराहट कई कई घाटियां पार करती दूर के आकाश में जाकर खो गई। अगली शाम मनोरमा घूमकर लौटी तो कंपाउंड में दाखिल होते ही ठिठक गई। काशी के क्वार्टर से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। अयोध्या जोर से गाली बकता हुआ काशी को पीट रहा था। काशी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। मनोरमा गुस्से से भन्ना उठी। कमेटी के नियम के मुताबिक किसी मर्द को स्कूल की 4 दीवारी में रात को ठहरने की इजाज़त नहीं थी। उसने खास रियायत करके उसे वहाँ ठहरने की इजाज़त दी थी और वह आदमी था कि वहाँ रहकर इस तरह की हरकत कर रहा था। मनोरमा का ध्यान काशी की पड़ती मार की तरफ नहीं गया, इस तरफ गया कि जो कुछ हो रहा है उसमें स्कूल की बदनामी है, और स्कूल की बदनामी का मतलब है हेड मिस्ट्रेस की बदनामी, मनोरमा की बदनामी। वह तेज़ी से क्वार्टर की सीढ़ियाँ चढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। काशी को बुलाकर कहे कि अयोध्या को फ़ौरन वहाँ से भेज दो, या अयोध्या को ही बुलाकर डांटे और कहे कि सुबह होने तक वहाँ से चला जाए। बरामदे में पैर रखते ही उसने देखा कि कुंती एक कोने में सहमी सी बैठी है और डरी हुई आंखों से नीचे की तरफ देख रही है।
जैसे उनकी माँ को पड़ती मार की चोट उसे भी लग रही हो। मनोरमा सोच नहीं सकी कि वह लड़की इस वक्त उसके क्वार्टर में क्यों बैठी है। उसने अपना गुस्सा दबाकर पूछा, क्या बात है? माँ ने कहा था आपको रोटी खिला दूँ। कुंती उसकी तरफ इस तरह डरी डरी आंखों से देखने लगी जैसे उसे आशंका हो कि बहन जी अभी उसे बाह से पकड़ लेंगी और पीटने लगेंगी। तू मुझे रोटी खिलाएगी? कुंती ने उसी डरे हुए भाव से सिर हिला दिया। फिर मनोरमा ने पूछा, तुम्हारे क्वार्टर में यह क्या हो रहा है? वह किस बात के लिए तेरी माँ को पीट रहा है? कुंती, कुछ तो बोल। कुंती ने कमीज से आंखें पोंछी और अपनी रुलाई दबाए हुए बोली, उसने माँ के ट्रंक से सारे पैसे निकाल लिए हैं। माँ ने उसका हाथ रोका तो पीटने लगा। इस आदमी का तो दिमाग ही खराब है। मनोरमा गुस्से से भड़क उठी। अभी यहाँ से निकाल कर बाहर करूँगी तो इसके होश दुरुस्त हो जाएंगे। कुंती कुछ देर सुबकती रही, फिर बोली, कहता है माँ ने ठेकेदारों से अलग से पैसे ले लेकर अपने पास जमा किए हैं। इस बार उसने 200 में ठेका दिया है। माँ के पास अपने 60-70 रुपए थे, उसने सब ले लिए। कुंती के भाव में कुछ ऐसी दयनीयता थी कि मनोरमा ने उसके मैले कपड़ों की चिंता किए बिना उसे खुद से सटा लिया। रोती क्यों है? मैं अभी तेरी माँ के रुपए ले लूँगी, तू चल अंदर। रसोई घर में जाकर मनोरमा ने खुद कुंती का मुंह धो दिया और मोढ़ा लेकर बैठ गई। कुंती ने प्लेट में रोटी दे दी तो वह चुपचाप खाने लगी। वही खाना काशी ने बनाया होता तो वह गुस्से से चिल्ला उठती। सब चपातियों की सूरतें अलग अलग थीं और वे आधी कच्ची और आधी जली हुई थीं। दाल के दाने पानी से अलग थे, मगर उस वक्त वह मशीनी ढंग से रोटी के कौर तोड़ती और दाल में भिगोकर निगलती रही, उसी तरह जैसे रोज़ दफ्तर में बैठकर कागज़ों पर दस्तखत करती थी या अध्यापिकाओं की शिकायतें सुनकर उन्हें जवाब देती थी। कुंती ने बिना पूछे एक और रोटी उसकी प्लेट में डाल दी तो वह थोड़ा चौंक गई। नहीं, और नहीं चाहिए, कहते हुए उसने इस तरह हाथ बढ़ा दिए जैसे रोटी अभी प्लेट में पहुंची न हो। फिर अनमने भाव से छोटे छोटे कौर तोड़ने लगी। नीचे शोर बंद हो गया था। कुछ देर बाद गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा अयोध्या कहीं बाहर जा रहा है। कुंती रोटी वाला डिब्बा बंद कर रही थी। वह उससे बोली, नीचे जाकर अपनी माँ से कह देना कि गेट को वक्त से ताला लगा दे, रात भर गेट को खुला न रखे। कुंती चुपचाप सिर हिलाकर काम करती रही। और हाँ, उससे कहना कि थोड़ी देर में ऊपर हो जाए। उसका स्वर फिर रूखा हो गया था। कुंती ने एक बार इस तरह उसकी तरफ देखा जैसे वह उसकी किताब का एक मुश्किल सबक हो जो बहुत कोशिश करने पर भी समझ में न आता हो। फिर सिर हिलाकर काम में लग गई। रात को काफ़ी देर तक काशी मनोरमा के पास बैठी रही। उसे इस बात की उतनी शिकायत नहीं थी कि अयोध्या ने उसके ट्रंक से उसके रुपए निकाल लिए, जितनी इस बात की थी कि अयोध्या 3 साल बाद आया तो भी बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आया। मनोरमा उसकी बातें सुनती हुई भी नहीं सुन रही थी। उसके मन में रह रह कर यह बात कौंध जाती थी कि सुशील की चिट्ठी नहीं आई। उसकी चिट्ठी गए महीने के करीब हो गए पर सुशील ने जवाब नहीं दिया। उसके बालों की एक लट उड़कर माथे पर आ गई थी और वह हल्का हल्का स्पर्श उसके शरीर में विचित्र सी सिहरन भर रहा था। कुछ क्षणों के लिए वह भूल गई कि काशी उसके सामने बैठी है और बातें कर रही है। माथे की लट हिलती तो उसे लगता कि वह एक बच्चे के कोमल रोयों को छू रही है। उसे उन दिनों की याद आई जब सुशील की उंगलियां देर देर तक उसके सिर के बालों से खेलती रहती थीं। इस बार सुशील ने चिट्ठी लिखने में न जाने क्यों इतने दिन लगा दिए। रोज़ डाक से कितनी कितनी चिट्ठियां आती थीं, मगर सारी डाक हेड मिस्ट्रेस के नाम की ही होती थी। कई दिनों से मनोरमा सचदेव के नाम कोई भी चिट्ठी नहीं आई थी। वह इस बार छुट्टियों के बाद आते हुए सुशील से कहकर आई थी कि जल्दी ही उसके लिए एक गर्म कोट का कपड़ा भेजेगी। उम्मी के लिए भी एक शॉल भेजने को उसने कहा था। सुशील कहीं इसलिए तो नाराज़ नहीं कि वह दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं भेज पाई थी।
काशी उठकर जाने लगी तो मनोरमा को फिर अपने अकेलेपन के एहसास ने घेर लिया। देवदार के जंगल की घनी सरसराहट, दूर की घाटी में रावी के पानी पर चमकती चांदनी और उसकी उनीदी आंखें, इन सब में जैसे कोई अदृश्य सूत्र था। काशी बरामदे के पास पहुंच गई तो उसने उसे वापस बुला लिया और कहा कि गेट को ठीक से ताला लगाकर सोए और कुंती को उसके पास भेज दे। आज वह वहाँ उसके पास सो रहेगी। आधी रात तक तो उसे नींद नहीं आई। खिड़की से दूर धुला निखरा आकाश दिखाई दे रहा था। हवा का जरा सा झोंका आता तो उसे महसूस होता कि हवा उसे दूर, बहुत दूर लिए जा रही है, चीड़ों देवदारों के जंगल और रावी के पानी के उस तरफ। जब वह खिड़की के पास से हटकर चारपाई पर लेटी तो रोशनदान से छनकर आती चांदनी का एक चौकोर टुकड़ा साथ की चारपाई पर सोई कुंती के चेहरे पर पड़ रहा था। मनोरमा चौंक गई। कुंती पहले कभी उसे इतनी सुंदर नहीं लगी थी। फिर सहसा उसने उसे चूम लिया। मनोरमा तकिए पर सिर रखे देर तक छत की तरफ देखती रही। जब हल्की हल्की नींद आंखों पर छाने लगी तो वह गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ से चौंक गई। कुछ ही देर में काशी के क्वार्टर से फिर अयोध्या के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह उस समय शराब पिए हुए था। मनोरमा के शरीर में फिर एक गुस्से की झुरझुरी उठी। उसने अच्छी तरह अपने को कंबलों में लपेटकर उस आवाज़ को भुला देने का प्रयत्न किया, मगर नींद आ जाने पर भी जैसे वह आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। 2 दिन बाद अयोध्या चला गया तो मनोरमा ने आराम की सांस ली। उसे रह रहकर लगता था कि किसी भी क्षण वह अपने पर काबू खो देगी और चपरासी से धक्के दिलाकर उस आदमी को स्कूल के कंपाउंड से निकलवा देगी। उसके चले जाने के बाद उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। दफ्तर के कुछ काम जो वह कई दिनों से टाल रही थी उसने उसी दिन बैठकर पूरे कर दिए और उसी दिन शाम की डाक से उसे सुशील की चिट्ठी भी मिल गई। उसने चिट्ठी दफ्तर में नहीं खोली। स्टेनो से और चिट्ठियों का डिक्टेशन अगले दिन लेने के लिए कहकर क्वार्टर में चली आई। चारपाई पर बैठकर उसने पेपर नाइफ से धीरे धीरे लिफाफा खोला, जैसे उसे चोट न पहुंचाना चाहती हो। चिट्ठी दफ्तर के कागज़ पर ही बहुत जल्दी जल्दी में लिखी गई थी। मनोरमा को अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उसने एक एक पंक्ति एक साथ पढ़ी। सुशील ने लिखा था कि जल्दी ही एक जगह उम्मी की सगाई तय हो रही है। लड़का अच्छी नौकरी पर है। सभी ने यह रिश्ता पसंद किया है। हो सके तो वह उम्मी की शॉल जल्दी से भेज दे और अब उम्मी के ब्याह के लिए भी कुछ पैसे बचाकर रखने होंगे। अंत में उसने उसे अपनी सेहत का ध्यान रखने को लिखा था। मनोरमा काफ़ी देर चिट्ठी हाथ में लिए बैठी रही। उसे पढ़कर मधुर आलिंगन और अनेक अनेक चुंबनों का कुछ भी स्पर्श महसूस नहीं हुआ था। ऐसे लगा जैसे वह पानी पीने के लिए झुकी हो और उसके होंठ गीले रेत से छू कर रह गए हों। उसने चिट्ठी ड्रॉवर में डाल दी और दफ्तर में लौट गई। रात को खाना खाने के बाद वह चिट्ठी का जवाब लिखने बैठी, मगर कलम हाथ में लेते ही दिमाग जैसे खाली हो गया। उसे लगा कि उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। पहली पंक्ति लिखकर वह देर तक कागज़ को नाखून से कुरेदती रही। आखिर बहुत सोचकर उसने कुछ और पंक्तियां लिखी। पढ़ने पर उसे लगा कि वह चिट्ठी उन चिट्ठियों से खास अलग नहीं जो वह दफ्तर में बैठकर क्लर्क को डिक्टेट कराया करती है। चिट्ठी में बात इतनी ही थी कि उसे इस बात का अफसोस है कि वह शॉल और कोट का कपड़ा अभी तक भेज नहीं पाई। जल्दी ही ये दोनों चीज़ें भेज देगी। रात को वह देर तक सोचती रही कि कौन कौन सा खर्च कम करके वह रुपया बचा सकती है। दूध पीना बंद कर दे, कपड़े खुद धोया करे, काशी से काम छुड़ाकर खाना खुद बनाया करे। ज़्यादा खर्च तो काशी की वजह से ही होता था। वह चीज़ें मांग कर भी ले जाती थी और चुरा कर भी। मगर उसने पहले भी आजमा कर देखा था कि स्कूल का काम करती हुई वह खाना नहीं बना सकती। ऐसे मौक़ों पर या तो वह दूध डबल रोटी खाकर रह जाती थी या कुछ भी छौंक भूनकर पेट भर लिया करती थी। अगले दिन से उसने खाने पीने में कई तरह की कटौतियाँ कर दी। काशी से कह दिया कि दूध वह सिर्फ चाय के लिए ही लिया करे
और दाल सब्जी में घी बहुत कम इस्तेमाल किया करे। बिस्किट और फल भी उसने बंद कर दिए। कुछ दिन तो बचत के उत्साह में निकल गए, मगर फिर उसे अपने स्वास्थ्य पर इन कटौतियों का असर दिखाई देने लगा। 2 बार क्लास में पढ़ाते समय उसे चक्कर आ गया, मगर उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। उस महीने की तनख्वाह मिलने पर उसने शॉल के लिए रुपए अलग निकाल कर रख दिए। रुपए रखते समय उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे सुशील उसके सामने खड़ा हो और वह उसे चिढ़ाना चाहती हो कि देख लो, इस तरह की बचत से शॉल और कोट के कपड़े खरीदे जाते हैं। अब उसके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन भी आ गया था। वह बात बेबात हर एक पर झल्ला उठती थी। एक दिन स्कूल जाने से पहले वह आईने के सामने खड़ी हुई तो चौंक गई। उसे लगा कि उसके चेहरे का रंग काफ़ी पीला पड़ गया है। उस दिन दफ्तर में बैठे हुए उसके सिर में सख्त दर्द हो आया और वह 12 बजे से पहले ही क्वार्टर में आ गई। बरामदे में पहुंचकर उसने देखा कि काशी उसके पैरों की आवाज़ सुनते ही जल्दी से अलमारी बंद करके चूल्हे की तरफ भागी है। उसने रसोई घर में जाकर अलमारी खोल दी। घी का डिब्बा खुला पड़ा था और उसमें उंगलियों के निशान बने थे। मनोरमा ने काशी की तरफ देखा। उसके मुंह पर कच्चे घी की कनियाँ लगी थीं और वह उठ करके अपनी उंगलियां दुपट्टे से पोंछ रही थी। मनोरमा एकदम आपे से बाहर हो गई। पास जाकर उसने उसे चोटी से पकड़ लिया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इसलिए सूखी सब्जी खाती हूँ कि तू कच्चा घी हजम क्या करे? शर्म नहीं आती? जा, अभी निकल जा यहाँ से। मैं आज से तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। काशी औंधे मुंह गिरने को हुई, मगर अपने हाथों के सहारे संभल गई। पल भर वह दर्द से आंखें मूंदे रही। फिर उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। मैं तुझे 24 घंटे का नोटिस दे रही हूँ, मनोरमा ने पैर छुड़ाते हुए कहा। कल इस वक्त तक स्कूल का क्वार्टर खाली हो जाना चाहिए। सुबह ही क्लर्क तेरा हिसाब कर देगा। काशी ने बढ़कर फिर उसके पैर पकड़ लिए। बहन जी, पैर छू रही हूँ, माफ़ कर दो, उसने मुश्किल से कहा। मनोरमा ने फिर भी पैर झटके से छुड़ा लिए। उसका एक पैर पीछे पड़ी चायदानी को जा लगा। चायदानी टूट गई। बिखरते हुए टुकड़ों की आवाज़ ने क्षण भर के लिए दोनों को स्तब्ध कर दिया। फिर मनोरमा ने अपना निचला होठ काटा और दंदनाती हुई वहाँ से निकल गई। कमरे में आकर माथे पर बाम लगाया और सिर मुंह लपेटकर लेट गई। शाम की डाक से फिर सुशील की चिट्ठी मिली। उसमें वही सब बातें थीं। उम्मी की सगाई हो गई थी। पिछले इतवार वे लोग उस लड़के के साथ पिकनिक पर गए थे। उम्मी ने एक कोने में कुछ पंक्तियां लिखकर खुद अपनी शॉल के लिए अनुरोध किया था। साथ ही यह भी लिखा था कि भाभी को सब लोग बहुत बहुत याद करते हैं। पिकनिक के दिन तो उन्होंने उसे बहुत ही मिस किया। चिट्ठी पढ़ने के बाद बड़े राउंड पर घूमने निकल गई। मन में बहुत झुंझलाहट भर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह झुंझलाहट काशी पर है, अपने पर, या सुशील पर। न जाने क्यों उसे लगा कि सड़क पर कंकड़ पत्थर पहले से कहीं ज़्यादा है और वह गोल सड़क न जाने कितनी लंबी हो गई है। रास्ते में 2 बार वह थक कर पत्थरों पर बैठ गई। घर में 1-1.5 फर्लांग पहले उसकी चप्पल टूट गई। वह रास्ता बहुत मुश्किल से कटा। उसे लगा न जाने कब से वह घिसटती हुई उसी गोल सड़क पर चल रही है और आगे भी न जाने कब तक उसे इसी तरह चलते रहना है। गेट के पास पहुंचकर सुबह की घटना फिर उसके दिमाग में ताज़ा हो आई। काशी के क्वार्टर में फिर खामोशी छाई थी। मनोरमा को एक क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ कि काशी क्वार्टर खाली करके चली गई है और उस समय वह इतने बड़े कंपाउंड में बिल्कुल अकेली है। उसका मन सिहर गया। उसने कुंती को आवाज़ दी, तेरी माँ कहाँ है? कुंती ने एक बार अंदर की तरफ देखा और कहा, अंदर है। मनोरमा ने देखा काशी का क्वार्टर काफ़ी खस्ता हालत में है। दरवाजे का चौखट काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, जिससे दरवाज़ा निकलकर बाहर आ जाने को था। रोज़ वह उस क्वार्टर के सामने से कई कई बार गुजरती थी। रोज़ ही उस दरवाजे को देखती थी, मगर पहले कभी उसका ध्यान इस पर नहीं गया। इस क्वार्टर में काफ़ी मरम्मत की ज़रूरत है, कहकर वह जैसे क्वार्टर का मुआयना करने के लिए अंदर चली गई। काशी उसे देखते ही उठकर उसके पास आ गई।
क्वार्टर की दीवारें पीली पड़कर अब स्याह होने लगी थीं। एक रोशनदान भी दीवार से निकलकर नीचे गिर आने को था। छत में चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे। कमरे में जो थोड़ा बहुत सामान था वह इधर उधर अस्त व्यस्त रखा था। एक तरफ 3 बच्चे एक ही थाली में रोटी खा रहे थे। वही पानी जैसी दाल थी जो एक दिन कुंती ने उसके लिए बनाई थी। उसे देखकर बच्चों के हाथ और मुंह चलने बंद हो गए। सबसे छोटा लड़का, जो करीब 4 साल का था, एक कोने में लेटा था। उसकी आंखें मनोरमा के साथ साथ कमरे में घूम रही थीं। मनोरमा ने बिना काशी की तरफ देखे जैसे दीवार से पूछा, परसू को क्या हुआ है? बीमार है? मनोरमा बच्चे के पास चली गई, उसके गालों को सहलाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने पूछा, डॉक्टर को दिखाया है? काशी ने कहा, दिखाया था। उसने कहा कि 10 टीके बताए हैं। और यह कहते कहते काशी का गला भर आया। मनोरमा ने उसकी तरफ देखा कि लगवाए नहीं। काशी ने कहा, कैसे लगवाती? जितने रुपए थे वे सब तो वह निकाल कर ले गया। बच्चा बिटर बिटर उन दोनों की तरफ देख रहा था। मनोरमा ने एक बार फिर उसके गाल को सहलाया और बाहर चल दी। चलते चलते कहा, इस क्वार्टर में अभी सफ़ेदी होनी चाहिए। यहाँ की हवा में तो अच्छा भला आदमी बीमार हो सकता है। काशी के क्वार्टर से निकलकर वह धीरे धीरे अपने क्वार्टर का जीना चढ़ी। ठक ठक की आवाज़, अकेला बरामदा, अकेला कमरा। कमरे में जो चीज़ें वह बिखरी छोड़ गई थी वे अब करीने से रखी थीं। मनोरमा ने रूखी आवाज़ से पूछा, क्या बात है? काशी चुपचाप आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई थी। उसने धीमी ठहरी हुई आवाज़ में कहा, रोटी खिलाने आई हूँ, चाय का पानी भी तैयार है, कहे तो पहले चाय ही बना दूँ। मनोरमा एक किताब लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में काशी चाय का प्याला बनाकर उसके पास ले आई। मनोरमा ने किताब बंद कर दी और हाथ बढ़ाकर प्याली ले ली। काशी के होठों पर सूखी सी मुस्कुराहट आ गई। बहन जी, कभी नौकर से गलती हो जाए तो इतना गुस्सा नहीं करते। रहने दे ये सब बातें, मनोरमा ने झिड़क कर कहा। आदमी से एक बार बात कही जाए तो उसे लग जाती है, मगर तेरे जैसे लोग जिन्हें कोई बात कभी छूती ही नहीं। बच्चे सूखी दाल रोटी खा के रहते हैं और माँ को खाने के लिए कच्चा घी चाहिए। ऐसी माँ किसी ने देखी नहीं होगी। काशी का चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उसे अंदर से चीर दिया हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बहन जी, इन बच्चों का पालना ना होता तो मैं आज आपको जीती नज़र ना आती। एक अभागा भूखे पेट से जन्मा था, वह सूखे से पड़ा है। अब दूसरा भी उसी तरह आएगा तो उसे जाने क्या रोग लगेगा। मनोरमा को जैसे किसी ने ऊंचे से धकेल दिया हो। चाय की घूंट भरते हुए भी उसके शरीर में कई ठंडी सिहरनें भर गईं। वह पल भर चुप रहकर काशी की तरफ देखती रही। तेरे पैर फिर भारी हैं? उसने ऐसे पूछा जैसे इस पर विश्वास ही न आ रहा हो। काशी के चेहरे पर जो भाव आया उसमें नई ब्याहता का संकोच भी था और एक हताश झुंझलाहट भी। उसने सिर हिलाया और एक ठंडी सांस लेकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। मनोरमा को पल भर के लिए लगा कि अयोध्या उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने चाय की प्याली पीकर रख दी। काशी प्याली उठाकर बाहर ले गई। मनोरमा को लगा उसकी बाहें ठंडी होती जा रही हैं। उसने शॉल को पूरा खोलकर अच्छी तरह लपेट लिया। काशी बाहर से लौट आई। उसने पूछा, रोटी कब खाएंगी? मनोरमा ने पूछा, डॉक्टर ने कहा था कि 10 टीके लगवाने से बच्चा ठीक हो जाएगा। काशी ने खामोश रहकर सिर हिलाया, दूसरी तरफ देखने लगी। मैं तुझे रुपए दे रही हूँ, कल जाकर टीके ले आना। उसने ट्रंक से अपना बटुआ निकाला और रुपए निकालकर मेज पर रख दिए। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी बाहें इस कदर ठंडी क्यों हो गई हैं। खाना खाने के बाद वह देर तक बरामदे में कुर्सी डालकर बैठी रही। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सारे शरीर में एक अजब सी सिहरन दौड़ रही है। वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि वह सिहरन क्या है। उसने शॉल को कसकर बाहों पर लपेट लिया। कुंती, उसने कमज़ोर स्वर में आवाज़ दी।
ये आवाज़ हवा के समंदर में कागज के नाव की तरह डूब गई। उसने फिर आवाज़ दी, कुंती। इस बार काशी अपने क्वार्टर से बाहर निकल आई। कुंती जाग रही हो तो उसे मेरे पास भेज दो। कहते हुए मनोरमा को महसूस हुआ कि वह किस हद तक काशी और उसके बच्चों पर निर्भर करती है और उन लोगों का उसके पास होना कितना ज़रूरी है। कुंती सो गई है, मगर मैं अभी उसे जगाकर भेज देती हूँ, कहकर काशी अपने क्वार्टर में जाने लगी। सो गई है तो रहने दो, जगाकर भेजने की ज़रूरत नहीं। मनोरमा बरामदे से कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा इस तरह बंद किया जैसे हवा एक ऐसा आदमी हो जिसे वह अंदर आने से रोकना चाहती हो। वह अपने में बहुत बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। रजाई ओढ़कर वह बिस्तर पर लेट सोचने लगी कि सुबह सुशील को चिट्ठी में क्या क्या लिखना है। लिख दे कि यहाँ अकेली रहकर उसे डर लगता है और वह उसके पास चली आना चाहती है, और भी जो इतना कुछ वह महसूस करती है। क्या वह सब उसे लिख पाएगी? लिखकर सुशील को समझा सकेगी कि उसे इतना खाली खाली क्यों लगता है और वह अपने इस अभाव को भरने के लिए क्या चाहती है? माथे पर आई लटें उसने हटाई नहीं थी। वह हल्का हल्का स्पर्श उसकी चेतना में उतर रहा था। कुछ ही देर में वह महसूस करने लगी कि साथ ही चारपाई पर एक नन्हा सा बच्चा सोया है। उसके नन्हे नन्हे होठ आम की पत्तियों की तरह खुले हैं और उसके सिर के नरम बाल उड़कर मुंह पर आ रहे हैं। वह कूहनी के बल होकर उस बच्चे को देखती रही और फिर जैसे उसे चूमने के लिए उस पर झुक गई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में, परिचितों में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।